So we'll be doing audit and auditors today. Now let's understand the concept of auditors. Now, audit means the examination or verification of financial statements. So every company must be having their financial statements. These all financial statements have to be checked by an independent professional. That process is called as audit. Now let's understand. यहाँ पे अपने पास में books of accounts होते हैं. When I talk books of accounts, means their financial statements. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या कंपनी सीधा पब्लिक को इशू कर सकती है? आंसर इज नो. क्या होता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है कंपनी ने. Now we've seen many a times there is cooking of the balance sheet, there is fraud, there is misstatements in the accounts. So ये जो statements है, इसको पहले हम लोग चेकिंग करवा लेते हैं from a professional. एक एग्जामिनेशन या चेकिंग करा लेते हैं या स्क्रूटिनी करा लेते हैं from a chartered accountant. This chartered accountant will do the checking. That checking is called as audit of the financial statements. एक बार तुम्हारी चेकिंग हो गई, then this audited financial statements can be given to the public because it has been verified by a independent professional. Now let's understand. So every company must be appointing an auditor. Do private companies need to appoint auditors? Yes. Yes, every single company has to appoint a auditor. Do one-person company need to appoint auditors? Yes. Yes. कंपनी है मतलब ऑडिटर अपॉइंट करना ही है. ठीक है. अब देखते कंपनीज एक्ट में इसके प्रोविजंस कहाँ कहाँ दिए हुए हैं. फर्स्ट इज अंडर द कंपनीज एक्ट, इट इज गिवन अंडर चैप्टर 10 of Companies Act. Section 139 to 148 deals with auditors. Next is Companies Audit and Auditors Rules 2014. The forms that we will be doing is ADT1, which is filed at the time of अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. वही ऑडिटर को निकालना है तो ADT2 फाइल करने का. अगर ऑडिटर खुद से ही रिजाइन कर रहा है तो ADT3 फाइल होगा. एंड व्हेनेवर व्हाइल डूइंग एन ऑडिट द ऑडिटर डिटेक्ट्स अ फ्रॉड, ही हैज टू रिपोर्ट द फ्रॉड अंडर ADT4. और लास्ट में एक और है कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड. कॉस्ट ऑडिट भी क्या होता है देखेंगे हम लोग. ये कॉस्ट ऑडिट के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट रूल्स 2014. इसके भी CRA फॉर्म्स होते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट. द फॉर्मेट टू मेंटेन योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तुम्हारा कॉस्ट शीट, तुम्हारे कितने सारे तुमने प्रोडक्ट बनाया होगा तो कितने सारे कॉस्ट अटैच होंगे, तो कॉस्ट शीट इधर होगा, cost records. The intimation that you have appointed a cost auditor has to go to the ROC in CRA2. The auditor जो appoint हुआ है cost auditor, ये cost auditor अपना report बनाएगा. That report will be in cost audit report CRA3. And last में यही report एक बार बन जाएगा, then it has to be filed with the central government in CRA4. So ये तुम्हारे ऑडिटिंग रिलेटेड सारे प्रोविजंस है. यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस. वंस यू हैव नोन दिस प्रोविजन देन इट इज सफिशिएंट. लेट्स सी. सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर दिस इज योर सेक्शन 139 to 148. Now let's see the provisions under 139 to 148. देखते हैं. These are all your sections that you need to know. From here, I'll give you the markings also, which are the important ones that you should know. First is appointment of auditors. Now, appointment of auditors का क्या section है? 139. Super duper important. You should know because auditor को appoint कैसे करना है और इसके काफी सारे rules भी आएंगे. Rules 3, 4, 5, 6, ये सारे रूल्स आ जाएंगे फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. देन
एक बार अपॉइंट किया, वेरी नेक्स्ट सेक्शन में क्या करने का उनको, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, तो 139 हो गया, अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, सेकंड है रिमूवल। इसमें इंटरेस्टिंगली तुम्हारे फॉर्म्स भी कवर हो गए। कैन यू टेल मी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का फॉर्म कौन सा है, अगर ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, ऊपर देखा ADT1. ADT1. EDT1 इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर्म। तो एक तुम्हारा वहां पे फॉर्म हिट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये बाय हार्ट पता होना चाहिए। जैसे ऑडिटर को अपॉइंट किए, कंपनी इन्फॉर्म्स दी आरओसी इन फॉर्म EDT1। नॉर्मली फॉर्म्स कितने दिन में फाइल होते हैं आरओसी के साथ में, 30 days. 30 डेज। ये वाला फॉर्म कितने दिन में फाइल करना है, 15 डेज के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो देखेंगे व्हेन वी डू दैट। तो दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर का भी फॉर्म देखा था हम लोग ने। व्हाट वाज द रिमूवल ऑफ ऑडिटर का फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म ही होगा, कौन सा होगा, ADT2. ADT2 इज फॉर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, अगर मेरे को ऑडिटर पसंद नहीं आया उसका काम, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं ADT2 में। अब उसके प्रोविजन में लिखा है किसका कंसेंट चाहिए एंड ऑल दैट। अब रिमूवल तो हो गया, एक और फॉर्म है जिसका नाम है रेजिग्नेशन के लिए। रिमूवल कंपनी निकालती है, रेजिग्नेशन में खुद निकलता है। तो अगर रेजिग्नेशन वाला सीन है तो कौन सा फॉर्म फाइल करने का, हम लोग ने ऊपर देखा था ADT3. ADT3। ADT3 is for removal of auditor, resignation of auditors, resignation, और ये वाला है removal। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी, ये भी सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Who is eligible to become a auditor of a company? Eligible, उसकी क्वालिफिकेशन, नॉट ओनली एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, इसमें क्या दिया हुआ है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑल्सो। सो जब हम लोग अपॉइंट भी करते हैं, ये सेक्शन 139 के अंदर अपॉइंट भी करते हैं, सो द ऑडिटर को रिटन में देना पड़ता है दैट ही इज एलिजिबल और उसके पास में एडिक्वेट क्वालिफिकेशन है। कैन यू टेल मी वन थिंग कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऑडिटर का? He should be a company chartered accountant. ही शुड बी अ Individual चार्टर्ड or a अकाउंटेंट। firm. इंडिविजुअल भी हो सकता है और सीए फॉर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली है द शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। डिसक्वालिफिकेशन में, इन डिसक्वालिफिकेशन व्हाट दे हैव डन, एकदम सिंपल सा वर्ड है, in order to ensure that the auditor is unrelated to the company, so they have given certain criteria. So to ensure that he is unrelated, can he be a director of the company or the promoter or the employee of the company? No. No. So no kind of business connection also he can have. So unrelated कैसे होगा, वो लोग क्राइटेरिया देते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट। नाउ अभी एकदम सिंपल है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक तुमको बाय हार्ट पता होना चाहिए। 139 इज अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट में रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, 141 के अंदर वो अपनी एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी बताता है। अब रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, उनको ऑब्वियसली जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। इट विल बी डिस्कस्ड बाय द कंपनी ऑलरेडी। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, नाउ ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, अगर एक ऑडिटर को अपॉइंट किए तो सबसे एंड में वो क्या बना के देगा, वो Audit report. ही विल मेक हिज ओन ऑडिट रिपोर्ट। वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंटेंट्स भी क्या होने चाहिए वो लोग मेंशन कर देते हैं। एंड ऑडिट रिपोर्ट में ही विल मेंशन अबाउट एवरीथिंग, क्या क्या चीजों के बारे में वो मेंशनिंग करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट वेरी सिंपल। एसेट्स कैसे हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, पूरा बताएगा वो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है या नहीं। ही विल आल्सो टॉक अबाउट द लायबिलिटीज कि कंपनी ने कोई लोन, गारंटी,
कोई किस्म का लॉ सूट एक्सेट्रा जो भी है उसके बारे में भी मेंशन करेगा। एंड इफ यू नो देयर इज अ सीए कैरो रूल्स, वो अपने को यहाँ पे नहीं है, बट एक कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020 इशू हुआ है, उसके अंदर वो बोल रहे कि उसके ऑडिट रिपोर्ट में कम से कम ये सब बातों के बारे में तो मेंशन होना ही चाहिए। So they have given you a list of things, tangible property, intangible, everything they have given and what all should be covered in his audit report. So effectively, we can conclude that the audit report has to be detailed and should cover all the aspects. यहाँ तक clear? अब 143 subsection 12, ठीक है, देखते 143 subsection 12 क्या है, उसमें अपना नेक्स्ट फॉर्म भी आ जाएगा, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी ऑफिसर Reporting of frauds by reporting of frauds. fraud. So if, and this is applicable not only to CA because company secretaries are also auditors, they are secretarial auditors. अभी हम लोग जो देख रहे हो फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में देख रहे हैं, तो वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उठाते हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट मतलब ऑडिट ऑफ द कंप्लायंसेस एंड द लीगल एस्पेक्ट्स ओनली कंपनी सेक्रेटरीज डू। कॉस्ट ऑडिट रहेगा तो CWA डू इट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। सो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, यू शुड नो विद द सबसेक्शन, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, दैट if any or an auditor, और ये auditor is not only CA, CS, CWA, in the course of his performance of his duties has reasons to believe that any offense of fraud has been committed, he shall report the fraud to the central government। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शन है जो तुमको पता होना चाहिए 143 का, that is 143 सबसेक्शन 12 बाय हार्ट आना चाहिए, वही इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 143 सबसेक्शन 12 जिसका नाम है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। So while doing an audit, if fraud by auditor, now ये जो ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑडिटर could be a CA while he is doing his financial audit, could be a CS while doing his secretarial audit, or could be a CWA, that is cost and works accountant, while doing his cost audit. If any of them have detected a fraud, then they have to report to the concerned authority। और रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड कौन से फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्म में है, ADT 4। यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोग के चारों फॉर्म्स हो गए, ADT 1 2 3 4। 1 is appointment, 2 is removal, 3 is resignation and 4th is reporting of fraud। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो यहाँ पे इतना नहीं दिया है, दैट इज ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ये भी तुम देखोगे 5 मार्क्स के लिए देखा है ना, दैट कैन द ऑडिटर ऑल्सो बी योर अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी? No. नो, द ऑडिटर कैन ही, सो एक अपना सेक्शन 144 भी देखते, वेरी इंपॉर्टेंट, of Companies Act। अब ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, इसमें क्या लिखा है कि ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज द बोर्ड में प्रोवाइड, but which shall not include any of the following services। So the auditor cannot provide the following services. He cannot provide you accounting services, he cannot provide internal audit। Can the
external auditor and the internal auditor be the same? No. No. एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो तुम्हारे इंटरनल ऑडिट और इंटरनल अफेयर्स के बारे में कमेंट करेगा. So they have to be two different entities. They cannot give you actuary services, cannot give you investment advisory services, banking services, financial management services, design of the financial system. Now, why not? Because if the auditor is already providing you these services, he is related to the company. He would be favoring the company and he is earning from the company since he is providing these services. So nobody bites the hand that feeds them. तो अगर तुमको कोई पैसे दे रहा है तुम कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलो. Clear it now? Now let's see. Next, this is important. The auditor should sign the audit report again. Auditor has to attend the general meeting, punishment DI, and next last important section that is called as cost audit. Government to specify certain items of cost, that is section 148 talks about cost audit. Are they clear? So how many important sections can you see from here? You need to know those by heart. So let's write down the important sections which you need to know. Let's go in order. Important sections for auditors. हम लोग ऑर्डर में जाते हैं. 139 I told you important है, 140 important है, 141 important है. फिर सीधा स्किप करके हम लोग ने कौन सा बोला था? 143 सबसेक्शन 12. फिर बात किया था हम लोग ने सेक्शन 144 के बारे में, और लास्ट सेक्शन कौन सा था? 148. ठीक है, 144 के बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 148. 139 talks about appointment of auditors. अपॉइंट करना है, और इसमें कौन से फॉर्म्स हिट हो जाएंगे? ADT 1 पहले देखेंगे. ADT 1. सेकेंड 140 के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. एक कौन सा है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर. तो ऑडिटर को कैसे रिमूव करने का? ADT 2 फाइल करके. नाउ रेजिग्नेशन, ऑडिटर को अगर वो खुद रिजाइन करना चाहता है तो देन वो रिजाइन कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म ADT 3. लास्ट में रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. अगर तुमने फ्रॉड डिटेक्ट किया है कंपनी में, so you will have to inform the authorities in ADT 4. 141 के अंदर क्या दिया है? एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी. स्पोकन अबाउट कौन एलिजिबल है एंड नॉन एलिजिबिलिटी. देन 144 में ऑडिटर प्रोहिबिटेड सर्विसेज. ऑडिटर क्या क्या नहीं दे सकता है, और लास्ट में कॉस्ट ऑडिट. क्लियर इतना? सो इफ यू नो दिस मच एंड दीज सेक्शंस, इफ यू कैन कोट, इट इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ एक एक करके सेक्शन को देख के खत्म करते हैं. सबसे लंबा एंड डिटेल्ड इज 139. एक बार 139 हो गया तुम्हारे सारा एक फ्लो में खत्म हो जाएंगे. लेट्स सी सेक्शन 139 what it talks about. Now 139 talks about appointment of auditors. अब ऑडिटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है वो लोग ने. एक है अगर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना है,
और दूसरा है अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा एक्सेट्रा। ना इसमें टाइमलाइन जो याद रखना है वो तुम्हें 30 एंड 90 एंड यहाँ पे 60 30 60। नाउ यू टेल मी, सबसे पहला ऑडिटर जो अपॉइंट होगा कंपनी के अंदर, द फर्स्ट ऑडिटर, हु विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी? Board of Directors. By the board of directors. Within how much time? So within 30 days of incorporation. अगर बोर्ड नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर तो वो इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को कि भाई हम लोग नहीं कर पाए, एंड इफ द बोर्ड फेल्स देन दे विल इन्फॉर्म द मेंबर्स विद इन 90 days एट द AGM. सो सबसे पहली ड्यूटी है टू अपॉइंट द ऑडिटर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 30 दिन में वो लोग इन्फॉर्म करेंगे. अगर 30 दिन में नहीं कर पाए so then they will inform the board members कि boss we could not appoint the auditor, हम लोग के बीच में conflict हो गया, we could not find out, you all help us out. So they will call a extraordinary general meeting, and in the EGM within 90 days of intimation by the board they will appoint, the members will appoint. अगर मैं एक गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर क्या होता है, खाली एक अथॉरिटी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है. कौन है वो? CAG, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सबसे पहले कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. अगर CAG फेल टू अपॉइंट then the board of directors will appoint in the next 30 days. And if the BOD fails, then the members will appoint within 60 days of intimation by the board at a EGM. तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बोर्ड अपॉइंट करता है, अगर बोर्ड नहीं कर पाया तो मेंबर्स करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले CAG करेंगे, अगर CAG नहीं कर पाया तो BOD करेगा, अगर BOD नहीं कर पाया तो मेंबर्स करेंगे अपॉइंटमेंट. समझ में आया? और टाइमलाइन भी क्या है, विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अगर 30 दिन में नहीं कर पाए तो फिर बाद में बोर्ड इन्फॉर्म करेगा और नेक्स्ट 90 days के अंदर EGM रख के अपॉइंट मेंबर्स करेंगे. अगर गवर्नमेंट कंपनी में देखें तो पहले CAG 60 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अपॉइंट करेंगे. अगर CAG नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 days के अंदर directors will keep, the board of directors will keep. If the board of directors also could not keep, appoint an auditor, then they will intimate the members, and the members in the next 60 days will call a extraordinary general meeting and appoint the auditors. तुम मुझे बताओ, नॉर्मली अगर तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास में केस A आएगा, ये वाला केस आता होगा, या B वाला केस? ए. तो तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कितने टाइम के लिए. अब तुमको लग रहा है कि वापस अगर मैं एक कंपनी में अपॉइंट हो रहा हूँ, मेरे पास में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट वाली बात आएगी या सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की? इफ आई एम अपॉइंटेड इन अ कंपनी, सो यू थिंक आई मस्ट बी गेटिंग फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत पहले हो गया होगा. आज रिलायंस में ये वाले फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा क्या? ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम की बात हो रही है. तो अभी अगर मैं बात करूँ तो उसका ये प्रोविजन है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सो यू थिंक मेरे पास में नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी को फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट करने का बातचीत होती होगी या सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट, बिकॉज वी आर डायरेक्टली अपॉइंटेड इन लिस्टेड कंपनीज, तो उनके इनकॉर्पोरेशन का वो सब हो गया होगा और ये वाले प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स. सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स में क्या लिखा है? दैट इज आफ्टर द फर्स्ट ऑडिटर एनी टाइम. सो इन अ कंपनी लाइक रिलायंस, तो वो इधर आएगा.
रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर अपॉइंट करना है तो कौन अपॉइंट करेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय हूम? बाय मेंबर्स, and the auditors are appointed for a term of 5 years. That is from that first meeting till the conclusion of the 6th meeting. तो 5वें साल की बात वो लोग 6th AGM में करेंगे. So again, subsequent auditors are appointed by the members, and auditors are appointed for a tenure of 5 years, maximum 5 years. In case of government company, the subsequent auditors are again appointed by the CAG, and they are appointed within 180 days from the end of financial year or the start of financial year, I can say. तो सोचो अगर मैं ONGC में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑडिटर कब अपॉइंट होंगे? 1 अप्रैल जैसे आएगा उसके 180 डेज के अंदर, दैट इज कब तक अपॉइंट करना पड़ेगा? अप्रैल में सितंबर, तो सितंबर तक तुमको अपॉइंट कर देना चाहिए इन CAG, बाय CAG. If I'm talking of Reliance Industries, so Reliance Industries will have to appoint an auditor at the general meeting by the members, and the auditors are appointed from 5 years. सीधा अभी से लेके 5 साल बाद देखने. समझ में आया ये? So if I ask you, auditors are appointed for how much time in normal companies? 5 years. 5 years. And if I'm talking कि अगर गवर्नमेंट कंपनी में कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरी ईयर, बिकॉज एक साल खत्म होगा नहीं, 1 अप्रैल चालू होगा नहीं कि 180 डेज के अंदर अपॉइंट करना होगा. यहाँ तक समझ में आया? अभी देखते हैं कंप्लायंसेस. अगर मैं ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा हूँ तो क्या कंप्लायंसेस है? सबसे पहले बिफोर अपॉइंटमेंट, इफ आई एम अपॉइंटिंग अ पर्सन एज अ ऑडिटर, तो बिफोर अपॉइंटिंग हिम थोड़ा मेरे को कंप्लायंसेस फॉलो करने. सबसे पहले मुझे एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा. डिक्लेरेशन फ्रॉम द ऑडिटर. 2 टाइप के डिक्लेरेशन होंगे. एक है सबसे पहले कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड सेकंड डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर लॉ, कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं है एंड ही इज फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस. ये दोनों ही चीज कौन से सेक्शन में दिया है? एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी. 141 के अंदर एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी दिया. नेक्स्ट, जैसे अपॉइंट कर दिया तो हम लोग को ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. वो रूल 4 में दिया है. ROC को कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे हम लोग? ADD 1. ADD 1 के अंदर इन्फॉर्म करेंगे ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. Okay, within how many days? We discuss how many days के अंदर इन्फॉर्म करना है. Within 15 days from appointment. समझ में आया ये? So 15 दिन के अंदर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे from the appointment in ADD 1. Next, tell me one thing. एक बार ऑडिटर को अपॉइंट किया हम लोग ने, तो क्या मैं उसको घड़ी घड़ी उसको ही अपॉइंट करते रहूं? कैन आई हैव वन ऑडिटर फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी? No. Let's see. The next rule is talking about rotation of auditors. ठीक है, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स देखते क्या है. रोटेशन मतलब क्या? इट इज टू चेंज द ऑडिटर्स, मीन्स टू change the auditors of the company. Now, rotation of auditors is not applicable to all companies. It is applicable to few companies. अभी few companies कौन दी है? It is given in rule
5 विच ऑल कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई होता है। सो रूल 5 में क्या दिया है, वो लोग ने एक लिस्ट दिया है कि यार अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, एग्जाम्पल they've given you a listed company, a public unlisted company which has a certain borrowing etc. तो ये लोग ने ये कंपनीज के ऊपर ही अप्लाई होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। दे आर रिक्वायर्ड टू रोटेट देयर ऑडिटर्स इन द फॉलोइंग मैनर। अगर मैं इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहा हूँ एज ऑडिटर, तो यहाँ पे ऑडिटर कौन है हम लोग का, इंडिविजुअल, तो मैक्सिमम टेन्योर क्या है उसका, उसके बाद में मेरे को कंपलसरी ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऑडिटर कैन बी अपॉइंट, इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years. If I'm appointing a firm of chartered accountants, KPMG, Deloitte, etc., including a limited liability partnership, LLP को अपॉइंट करा, तो मैक्सिमम टेन्योर आई कैन अपॉइंट देम इज फॉर 5 years प्लस 5 years। तो टोटल कितने टेन्योर के लिए रख सकता हूँ उनको? 10 years. 10 years के लिए अपॉइंट करा। उसके बाद में ना क्वेश्चन इज कि एक ऑडिटर है, उसने एक इंडिविजुअल अपॉइंट किया मैंने ऑडिटर के लिए, वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रह सकता है? 5 years के लिए। फिर उसके बाद में उसको मैं अपॉइंट कर सकता हूँ क्या वापस? Yes. आंसर है नो। No. क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर हो गया, उसके बाद में कंपलसरी तुमको रोटेट करना है, चेंज करना है उसको। बट क्या वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड है? No. No. नो। तो एक कूलिंग पीरियड दिया है, उसके बाद में मैं उसको अपॉइंट कर सकता हूँ वापस। व्हाट इज द कूलिंग पीरियड? 3 years. 5 years. 3 years is for independent directors. Now, if an auditor is appointed, mandatorily you have to 5 years के लिए अपॉइंट किया, उसके बाद में तुमको कूलिंग पीरियड मतलब उसको नेक्स्ट 5 years के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते, किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा। सर में है ये ना? यू टेल मी, इफ मेरी एक छोटी सी कंपनी है जो ये लिमिट में नहीं आ रही है, रूल 5 में नहीं फॉलो हो रहा हूँ, सो कैन आई कीप वन ऑडिटर फॉर एवर? Yes. यस। तो मैं बोल रहा हूँ कितने सारे ऑडिटर्स मैं जानता हूँ कितने सालों से एक ही कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। एक कंपनी, एक एंटिटी में जानता हूँ कितने सालों से वही ऑडिटर्स हैं, तो उनको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉ क्या बोलता है, प्राइवेट कंपनी है, ज़्यादा किसी को अफेक्ट नहीं हो रहा है, उनको रखना है रखने दो। ऑडिटर भी तो आना इंडिपेंडेंट पार्टी है, लायबिलिटी तो है ही ऑडिटर के ऊपर, और प्लस वो अपना रिपोर्ट इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, तो यू कैन अपॉइंट। बट सर्टेन बिग कंपनीज वी से नो, वी वांट अ लिटिल मोर बेटर compliances, better disclosures, and we want to remove all risk. So we say you all need to change. So few companies वो लोग ने दिया हुआ है क्राइटेरिया, वो लोग के अपने ऑडिटर्स एक टाइम के बाद में बदलना पड़ेगा। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे पार्थ को, he is a chartered accountant, I've appointed Parth as the auditor of the company. He can be an auditor for how many terms? Maximum 5 years. One term for maximum 5 years. तो सोचो 5 साल खत्म हो गए, from 2010 to 2015 he was the auditor. Can I reappoint him? Answer is no. I have to wait for how many years? 5 years. 5 years का कूलिंग पीरियड है। तो उस दौरान पार्थ कोई दूसरी कंपनी में ऑडिटर बन सकता है, मेरी कंपनी में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी, एंड व्हाई दे हैव सेड लाइक दैट, बिकॉज विद पैसेज ऑफ टाइम the person loses his independence. He will lose his independence due to this prolonged relation with the company. फर्म में ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा टाइम भी दिया है, 5 years का एक टर्म मैक्सिमम, और एक और टर्म के लिए हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं उसको, ऑडिटर को।
कि हम लोग को अच्छा लगा इसका काम, एक और बार। अब 10 साल कंप्लीट हो गए, सोचो एक फर्म को, तो उनको फिर नहीं अपॉइंट कर सकते, कोई दूसरी फर्म करो। क्लियर? एक बार 5 साल बीत जाएंगे, देन यू कैन अपॉइंट। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स भी समझो। नाउ वी आर सीइंग 3 इंपॉर्टेंट रूल्स, रूल 3, रूल 4 एंड रूल 5। रूल 3 में हम लोग देखेंगे मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं। रूल 4 में क्या दिया था हम लोग ने, ADT 1, और रूल 5 में अपना रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में थ्रेशोल्ड दिया हुआ, ये कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा। अब ये मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर देखते हैं हम लोग। क्या तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रूल्स कर रहे हैं हम लोग, रूल्स में हम लोग को सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स लिखेंगे तो इट विल बी बेटर। मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स में क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु विल सिलेक्ट द ऑडिटर। अगर ये कंपनी में अपॉइंट करना है तो कौन ढूंढेगा ऑडिटर को, कौन रखेगा। सोचो अगर तुम्हारी कंपनी है, वेरी गुड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल सिलेक्ट ऑडिटर, उनको जो लग रहा है जिसके पास में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा 10 इयर्स का, 20 इयर्स का, उनके हिसाब से जो भी लग रहा है, उसके पास्ट ऑडिट्स देखेंगे हम लोग, उसका रेप्यूटेशन देखेंगे मार्केट में, तो दे कैन सिलेक्ट द ऑडिटर। नाउ इन द सेकंड केस where audit committee is already there in the company, मतलब एक ऑलरेडी ऑडिट कमेटी अपॉइंट हुई है, तो ऑडिट कमेटी अगर होती है कंपनी के अंदर, तो हम लोग देखेंगे वो 177 में ऑडिट कमेटी कब अपॉइंट करना पड़ता है। सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी हैव टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी। तो अगर ऑडिट कमेटी है तब क्या होगा, सबसे पहले ऑडिट कमेटी recommends to the board, recommends to board of directors कि भाई ये ऑडिटर रखो। ऑडिटर फिर अप्रूव करके वो लोग प्लेस करेंगे मेंबर्स के पास में। समझ में आया? तो व्हाट इज द प्रोसेस इफ देयर इज अ ऑडिट कमेटी? फर्स्ट सिलेक्टेड बाय द बोर्ड, first selected by the audit committee, then the audit committee says that we have selected, we like this auditor, they will recommend it to the board, and then the board will approve it, and then board will recommend it to the members. समझ में आया प्रोसेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 3 का। नाउ एक ऐसा सिचुएशन है where the audit committee has recommended to the board but the board did not accept. बोर्ड बोलता है क्या बकवास ऑडिटर है, कोई दूसरा दिखाओ। So when the audit committee recommended to the board, board ने क्या कर दिया, matter referred back कि भाई आप देखो आप लोग ने क्या फालतू सा ऑडिटर रखा है, अच्छा नहीं लगा हमको। referred back. The audit committee if they want they can recommend a new auditor or they can say नहीं भाई हमको तो यही जम रहा है। अगर दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूज, रेफर कर दिया, नहीं हम लोग को नहीं अच्छा लगा, आप कोई दूसरा दो, और ऐसे करते करते अगर डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूज, तब क्या होगा, ऑडिट कमेटी का बोर्ड सुनने तैयार नहीं है, तब बोर्ड विल अपॉइंट, will select own auditor, board will select own auditor and recommend to the members, and also reasons they will give for disagreement with the audit committee. Reasons for disagreement भी बताएंगे और खुद भी बताएंगे कि वो किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में मेंबर्स को जो ठीक लगा वो लोग अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स। समझ में आया ये? तो ये तुम्हारा रूल 3, 4, 5 भी हो गया। Now let's see, let's go through the module. Now, the manner of
अपॉइंटमेंट, तो हम लोग ने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट, या तो इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दो या तो फर्म को अपॉइंट कर दो एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। टाइमलाइन कितना था, कितने दिन याद रखने थे हम लोग को? 30 और फॉर नॉर्मल कंपनी 90. 30 and 90, ठीक है। So 30 days from the date of incorporation of the company. The appointment of the first auditor shall be ratified by the members at the first AGM. तो जब अपॉइंट कर देंगे तो मेंबर्स क्या करेंगे, उसको रैटिफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, ठीक है। बिकॉज 30 दिन के अंदर तो अपॉइंट हो जाता है ऑडिटर, तो जब मीटिंग होती है तब शेयर होल्डर्स उसको कंफर्म कर देते हैं। The appointment, the auditor so appointed shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of the 6th AGM. तो कितने साल के लिए अपॉइंट हो रहा है ऑडिटर? 5. 5 years के लिए। तो फ्रॉम द फर्स्ट AGM में उसको बिठाएंगे, he will hold it till the 6th AGM, तो बीच में 5 साल होते हैं। And thereafter till the conclusion of every 6th meeting, मतलब नए एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ, 5 साल के लिए अपॉइंट होगा टिल 6th मीटिंग, 5वें साल की बात क्या करेगा वो? 6th AGM के अंदर। अब ये हो गया। अब बात करें, इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद इन 90 days at a EGM. The auditor will hold the office till the conclusion of the first AGM. क्लियर है ना? तो EGM बुला के ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे और ये ऑडिटर्स भी होल्ड करेंगे टिल द फर्स्ट AGM, और फर्स्ट AGM में वापस उसको रैटिफाई कर सकते हैं। सो सेम वी हैव सीन 30 and 90 days. नाउ आगे देखते हैं। एनी वेकेंसी, कैजुअल वेकेंसी, ओके, एक्सेप्ट रेजिग्नेशन of the officer shall be filled by the board within 30 days. If the casual vacancy is due to resignation, it shall be filled up within 30 days by the board, but such appointment shall also be approved by the company at the general meeting, convened within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold the office till the conclusion of the next AGM. अब बात करें हम लोग कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी होता क्या है? इफ ओके इट इज टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस बिफोर द वैलिड टेन्योर। तो वैलिड टेन्योर है, उसके पहले ही इसका ऑफिस क्या हो जाता है, जॉब टर्मिनेट हो जाता है। ये रीजंस हो सकता है ड्यू टू डेथ, it could be due to removal, it could be due to resignation, it could be due to insolvency, it could be due to fraud, any of the reasons of falling any of the disqualification, became unsound mind, etc. तो ये जो कैजुअल वैकेंसी होती है, हमेशा कौन फिलअप करता है इसको? Board. Always filled up by the board within 30 days. A retiring auditor may be reappointed if he is not disqualified, he has not given his unwillingness to be reappointed, or a special resolution has not been passed stating that he shall not be reappointed. तो एक ऑडिटर है, ठीक है, ये ऑडिटर को मैं रीअपॉइंट करना चाहता हूँ, तो रीअपॉइंट कर सकता हूँ मैं। हम लोग ने देखा था ऑडिट फर्म को रीअपॉइंट कर सकते हैं, या कभी कभार एक प्राइवेट कंपनी है जिसका ज़्यादा लिमिट नहीं है तो उसको रीअपॉइंट कर सकता हूँ मैं, प्रोवाइडेड 3 कंडीशंस फुलफिल्ड है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उसके अगेंस्ट एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, एंड ही हैज नॉट गिवन हिज अनविलिंगनेस टू वर्क। नाउ मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये कौन सा रूल बोला था मैंने? रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 है, अगर इन केस ऑफ अ कंपनी दैट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑडिट कमिटी, देन हु रेकमेंड्स? Such committee is required to recommend. And if you are not required to make this committee, then the board shall take into consideration and everything. So this you can read. फिर हम लोग ने देखा था रूल 4. रूल 4 का के बारे में था, रूल 4 ADT 1 के बारे में. तो रूल 4 था नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑन अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? उसका कंसेंट होना चाहिए. He shall submit a declaration certificate that he is not disqualified and the proposed appointment is as per the terms. तो ये बिफोर अपॉइंटमेंट का कंप्लायंस है. आफ्टर अपॉइंटमेंट का कंप्लायंस क्या है? द कंपनी शैल इंटीमेट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू द रजिस्ट्रार एंड EDT 1 विद इन 15 days. अब बात कर रहे हैं वो लोग, ये खत्म हो गया. दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंटायर थिंग. अब वैसे ही वो लोग बात करेंगे अबाउट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. तो फर्स्ट ऑडिटर में कितने डेज हम लोग को याद रखने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कौन से थे? 36, 60, 30, 60. 60, 30, 60. तो CAG अपॉइंट करता है 60 डेज के अंदर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. अगर वो नहीं कर पाए तो बोर्ड विल अपॉइंट द नेक्स्ट 30 डेज. अगर बोर्ड भी नहीं कर पाया तो वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को हु विल अपॉइंट द ऑडिटर्स विद इन 60 डेज एट अ EGM. And they will also hold the office in the conclusion of the next AGM. The subsequent auditors appoint होते हैं, वो कितने टाइम में होते हैं? Within 180 days from the commencement of the financial year. तो जैसे साल चालू हुआ उसके 180 डेज के अंदर हम लोग को अपॉइंट कर देना है. तो 1 अप्रैल से 180 डेज के अंदर वी हैव टू अपॉइंट फॉर गवर्नमेंट कंपनी. एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, ये किसमें बात किया था हम लोग ने? एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन विद सेक्शन I told you all, qualification and disqualification is given under section 141. 140 फिर क्या था? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. और 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. तो जैसे अपॉइंटमेंट चालू हुआ वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हैव दे स्पोकन अबाउट 140? नो, सीधा 141 पे जंप मार रहे हैं. तो वी आल्सो सेइंग चलो ठीक है, बट वी शुड नो इन ऑर्डर. एलिजिबिलिटी में क्या दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. ठीक है, और अगर एक फर्म है तो उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स क्या होने चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट. is appointed as an auditor. Only the partners who are chartered accountants are authorized to act on behalf of the firm. Disqualification, mark karo important. 141 subsection 3, क्योंकि 1 and 2 talk about eligibility. Subsection 3 talks about disqualification. कौन कौन disqualified है? तो एक बार read कर सकते हो तुम. Body corporate is disqualified but LLP is allowed. Officer, employee is allowed. Partner, officer, employee of the company are disallowed. ये लोग सब. Can you appoint the officer of the company, employee of the company, any as the auditor? Now they already have connection with the company, so they will be disqualified. A person himself or even his relative is connected to the company. Now इसमें 3 अमाउंट्स दिए हुए हैं. लेट्स सी कौन से 3 अमाउंट है. सबसे पहले, what if I am holding as a shareholder a certain number of company, certain number of shares? Can I be allowed in the company as the auditor? A company whose relative is holding any of the security, मतलब any of the shares of the company,
company or it has holding company, associate company और subsidiary. तो अगर मेरे पास में शेयर्स है, सिक्योरिटीज है ऑफ द कंपनी और द होल्डिंग और द एसोसिएट कंपनी ऑफ अ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 ऑफ अ सम विच में नॉट बी एक्सीडिंग 1 लाख, तो अमाउंट 1 लाख है एक्चुअली. तो पहला अमाउंट है 1 लाख. सोचो मेरे पास में 1 लाख रुपए के शेयर्स है कंपनी के. कैन आई बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? If I am having 1 lakh rupees shares of the company, should I be appointed as the director or auditor of the company? No. Yes. क्यों yes? Because 1 lakh का तो limit है ना. If it exceeds 1 lakh, then you will not be allowed. अच्छा, okay, good. So if I exceed, no, ऐसा लिखा है, a person whose relative is holding in any of the company or its shares may hold a sum up to this limit. हाँ, तो 1 लाख तक रखा तो चलेगा, but if it exceeds the limit specified by the government, then I cannot be appointed. आगे भी देखते हैं. Who is having any business relationship with the company? Okay, so you can read through this. What are the disqualifications given? Then we have seen mandatory rotation of auditors. तो हम लोग का रूल 3 खत्म हो गया, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट. रूल 4 भी ADT 1 15 दिन में देना है, वो भी खत्म हो गया. अब रूल 5 क्या था कि भाई ऑडिटर्स रोटेशन, क्या हर कंपनी के ऑडिटर्स को रोटेट चेंज करना जरूरी है? आंसर इज नो. ओनली द फॉलोइंग कंपनी के ऑडिटर्स को रोटेट करना जरूरी है. हर लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर्स चेंज होंगे. अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी है पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, एंड लास्ट में कंपनी इज हैविंग अ थ्रेशोल्ड बट हैव अ बोरोइंग ऑफ 50 करोड़ और मोर, तो या तो तुम्हारे पास में पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ की है, या फिर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ का है, और या फिर तुम एक पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है. तो अगर ये सब कंपनीज में हूँ मैं, तो मेरे को कंपलसरी ऑडिटर्स अपने चेंज करते रहने चाहिए थोड़े थोड़े टाइम. द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स विल नॉट अप्लाई टू 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी. अब टेन्योर भी बताया था हम लोग ने. इंडिविजुअल को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर सकता हूँ? 5 years. 1 term of 5 years. I cannot, एक बार उसका 5 years खत्म हो गया, I cannot not eligible to reappointment for how much time? 5 years. From 5 years from the date of completion. This is called as the cooling period. Now अगर मैं बात कर रहा हूँ firm की, appointment of firm, so they can be appointed for 2 terms of 5 years each max. उसके बाद में I cannot not eligible to appoint them in the same company for 5 years. This is called as a cooling period. अब जब अपॉइंट भी कर रहा हूं मैं, तो ये तो अपना सेम हो गया. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इफ दे हैव कॉमन पार्टनर्स, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे देखो, द इनकमिंग ऑडिटर एंड आउटगोइंग ऑडिटर में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए. में देयर शुड बी नो कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है, ये कंपनी के अंदर ABC फर्म ऑडिटर था, ये ऑडिटर था. अभी क्या हो गया कि इनका टर्म खत्म हो गया, ये लोग जा रहे हैं, तो एक दूसरा फर्म को अपॉइंट किया XYZ एज द ऑडिटर. अभी ये लोग जो है, ये लोग आउटगोइंग ऑडिटर है, और ये लोग जो आ रहे हैं वो इनकमिंग ऑडिटर्स है, नए ऑडिटर्स है.
कैन दे हैव कॉमन पार्टनर्स? इनके पास में कॉमन पार्टनर ए है. कैन कंपनी द फर्म XYZ be appointed? Yes. Why? I think only that common partner will sort of not be able to represent the company. The others can. तो इसमें क्या रहता है, कोई कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए. वी वांट इंडिपेंडेंस. नहीं तो कोई फायदा ही नहीं ना. तुम सोचो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक फर्म कंपनी का ऑडिटर हूँ. अब मैं क्या होता है, मैं दूसरी फर्म में काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसको मेरी ही कंपनी है, थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूँ. So let's see what they have done. That you can't appoint basically. We'll see where it is. There should be no coming. See, if any of the firm has one who are also partners in the outgoing firm, then the LLP cannot be appointed as an auditor for 5 years. In other words, if two firms have common partners, one of them has completed their term, none of the audit firms shall be eligible for reappointment. Mila ye? Yes. Important. Moving forward, rotation of auditors. You need to rotate the auditors as told. Next, rotation on expiry of the terms. तो जैसे जैसे टर्म होगा तुमको अपना ऑडिटर्स चेंज करते रहना पड़ेगा. प्रोसीजर सेम होगा, या तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रेकमेंड करेगी और बोर्ड मेंबर्स को रेकमेंड करेगी. अगर जो अच्छा नहीं लगा बोर्ड को तो वो रेफर कर देंगे बैक. अगर ऑडिट कमेटी ने नया नाम नहीं दिया या डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूज, तो फिर बोर्ड खुद से ही अपना ऑडिटर का नाम दे देंगे अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर डिसएग्रीइंग विद द ऑडिट कमेटी. रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ही हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड, he has not given his unwillingness, and a special resolution has not been passed saying that somebody else should be appointed instead of him. ना ये समराइज किया है वो लोग ने, ये भी मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोग ने लिखा था. नाउ कमिंग टू 140 सेक्शन 140 का के बारे में था. Anyone remembers 140 का के बारे में था? Removal of auditor. अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर भी करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. सोचो कि यहाँ पे कंपनी की मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि ऑडिटर निकल जाएंगे. जो करंट ऑडिटर है फ्रॉडुलेंट लगा मुझे, तो मेंबर 14 days before the meeting, 14 days before the meeting, he will give a notice to the company. This notice is called as special notice. I will call this like a bomb. 14 दिन पहले वो ऐसा एक बॉम्ब डालेगा कि भाई मैं चाहता हूँ डायरेक्टर निकल जाए, ऑडिटर निकल जाए कंपनी का. इस बॉम्ब को क्या बोल देगा, स्पेशल नोटिस. स्पेशल नोटिस में क्या होगा कि ईदर आई वांट टू replace the auditor or I want to remove the auditor. तो जैसे कंपनी को देंगे तो कंपनी शॉक में आ जाएगी कि भाई ऐसा इतना बड़ा नोटिस आया है मेंबर की तरफ से. देन इट विल बी प्लेस्ड बिफोर द मीटिंग, एंड मीटिंग में एक बार प्लेस हो जाएगा तो वो ऑडिटर भी अपना व्यू पॉइंट्स देगा, मेंबर भी अपना व्यू पॉइंट्स देंगे और फिर कंपनी में जो फाइनल डिसीजन हुआ उसका फेट उस हिसाब से डिसाइड होगा. बट अगर डिसाइड कर दिया उसको निकाल देना है तो फिर ADD 2 फाइल होगा फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर. अब रिमूव भी करना है ऑडिटर को तो किसका कंसेंट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लिया जाता है इन ADD 2. अगर ऑडिटर खुद खुश नहीं है तो वो भी निकल सकता है, वो ADD 3 होगा, दैट इज अ रेजिग्नेशन. जब ऑडिटर भी खुद रिजाइन कर रहा है तो वो भी कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, वो ROC को इन्फॉर्म करेगा
और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? सो यू कैन रीड इट। कैजुअल वैकेंसी भी मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। कौन फिल करेगा? रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ADD2 has to be taken, very very important. Removal of auditors. So if you want to remove the auditor, rule 6 के साथ में याद रखो, may be removed before the expiry of the term. So you require consent of central government in ADD2 and you can remove the auditor, but he will be given an opportunity of being heard. Resignation, if he is unhappy and he wants to resign, then he will file his ADD3 and he will tell, in case of government company, he will also have to inform the CAG. And in case of other than government company, he will inform the company and the registrar. The remuneration of auditors, just read. He will get his remuneration. Mark करो, ये important. Nobody bites the hand that feeds them. इसका क्या मतलब है कि अगर ऑडिटर ये सारे सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, तो ऑडिटर ये सारे सर्विसेज दे के पैसे कमा रहा है। आज why will he speak against the company if all this is there? So therefore, in order to maintain his impartiality, in order to maintain his independence, he should be unrelated with the company. So can he give the following services? Answer is no. If he does, he is disqualified from being the auditor of the company. He has a right to attend the general meeting. His powers and duties of auditor. What are the powers of auditor? He can attend the annual general meeting. He can demand information from the company and he can enter into the branch or any of the offices for seeking more information. So the auditor can access at all times books of accounts, whatever he wants. And if he's not satisfied, he will also write in his report that I was not satisfied by the information given by the management. Now, what are his duties? In his duties, he has to mention that he has checked all these things: loans, transaction with book entries, sale सब बराबर हुआ या नहीं, loans कैसे थे, personal expenses कहाँ पे charge हुए, cash के बारे में, all of this he will have to complete. Then comes powers of the Controller and Auditor General of India. Now इसके अंदर एक बात है of supplementary audit, ये भी मार्क कर सकते हैं, छोटा सा important. इसमें क्या होता है? In case of government company, don't you think government companies ज़्यादा important है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो ज़्यादा compliances और ये सब फॉलो करवाते हैं इसके अंदर. तो इसके अंदर क्या होता है? एक गवर्नमेंट कंपनी, कैन यू टेल मी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CAG. ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CAG, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल. नाउ सोचो उसने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, ये ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना के किसको देगा? CAG को, बिकॉज हमेशा जिसने तुमको पैसे दिए तुम उसको रिपोर्ट दोगे, तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट CAG को देगा ना. हो सकता है that the CAG is not very satisfied with the audit assignment. He is not very happy with the manner in which the audit is conducted. So what he can do, he can ask and seek the CAG will have a right to conduct a supplementary audit. And supplementary audit क्या रहता है कि वो एक छोटा सा पार्ट एडिशनल ऑडिट खुद से भी कर सकता है. ऑडिट हो चुका है बट वो भी थोड़ा बहुत पार्ट साइड ऑडिट कर सकता है, just to see whether he is also satisfied or not. Any given comments given by the CAG upon the supplementary audit shall be sent to the company, and the CAG may by order also cause a test audit.
सप्लीमेंट्री ऑडिट भी हो गया। टेस्ट ऑडिट मतलब क्या, ये एडिशनल चीजें चेक करोगे सप्लीमेंट्री ऑडिट। टेस्ट ऑडिट में उसके ही सैंपल्स को तुम भी रीचेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने एक सैंपल, दो टाइप के ऑडिट होते हैं। ऑडिट इन डेप्थ, मतलब 100% ऑफ द सैंपल्स आर चेक, 100% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर चेक, और फ्यू ऑफ देम आर चेक। व्हाट डू यू थिंक, बड़ी बड़ी कंपनीज में 100% किस सैम्पलिंग होता होगा? No. You think all the transactions are checked or sampling? Sampling. सैम्पलिंग टेक्निक्स आर डन। तो सैम्पलिंग टेक्निक में हम लोग देखते हैं साइज ऑफ सैंपल, तुमने कैसे चेक किया है। तो ऑडिटर जो CAG भी एक टेस्ट ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, तुम्हारे ही चेकिंग को वापस रीचेक कर सकता है। तो दिस इज लाइक अ रीचेकिंग, एंड दिस इज वेयर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज टेकन, एडिशनल ट्रांजैक्शंस आर चेक। तो ये CAG के पास में पावर्स है टू चेक वेदर उसका ऑडिटर बराबर काम कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, ऑडिट रिपोर्ट कंपनी में जाएगा, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट अदर डिटेल्स व्हिच आर एज अंडर। ये सब दिया है। नॉट ओनली दैट, यू आल्सो हैव टू कंप्लाई विद द कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर गिवन अंडर 2020। उसके अंदर में भी तुमको चेक करना है दैट द ऑडिट रिपोर्ट should be exhaustive and should be detailed. ब्रांच ऑडिट, अब ब्रांच ऑडिट में भी छोटा है। See, companies like banking companies, like let's say HDFC Bank. Now, HDFC Bank का तुम्हारा एक हो सकता है मुंबई ब्रांच, एक तुम्हारा हो सकता है दिल्ली का ब्रांच, एक तुम्हारा एनी अदर प्लेस गोवा ब्रांच। Now, एक चाहे तो सिर्फ एक ही ब्रांच की चेकिंग करा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच ऑडिट। लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे इतना डिटेल में कुछ नहीं दिया, इतना सही है, बट अगर देखना है तो आई टेल यू। सी, स्पेशली बैंकिंग कंपनीज लाइक लेट्स से PNB बैंक। अब PNB बैंक का एक ब्रांच है ब्रीच कैंडी ब्रांच, इनके पास में एक दादर में भी ब्रांच है, ओके, एंड लेट्स से बांद्रा में भी ब्रांच। नाउ इफ आई अपॉइंट अ branch auditor, so branch auditor is appointed only for a specific branch. Audit of one branch will be done by branch auditor. Okay. Now you tell me, will the branch auditor be held liable for any of the frauds or misstatement in any other branch? Will the branch No. auditor? No. No. So answer is no. He'll be liable only for the branch. अब ये पूरी कंपनी भी तो ऑडिट होती होगी। This entire company will also be audited, and this audit will be done by the principal auditor. The principal auditor will audit all branches as well. अब मुझे बताओ, तो पहली चीज है ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या रहती है, वो अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और अपने प्रिंसिपल ऑडिटर को दे देगा। सो ही विल गिव अ ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, इसको देगा वो प्रिंसिपल ऑडिटर। अब मुझे बताओ, ये PNB बैंक का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि PNB बैंक के अंदर फ्रॉड हुआ था, अपना नीरव मोदी स्कैम। नाउ यू टेल मी, अगर यहाँ से स्कैम निकला और ऑडिट रिपोर्ट में गलती आई, तो ब्रांच ऑडिटर को पकड़ोगे या प्रिंसिपल ऑडिटर को पकड़ोगे? ब्रांच ऑडिटर को। व्हाट अदर्स फील? ब्रीच कैंडी ब्रांच से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्रांच ऑडिटर को पकड़ेंगे ना। बट फिर प्रिंसिपल ऑडिटर ने भी तो चेक किया है, प्रिंसिपल ऑडिट भी तो, ऑडिटर भी तो पूरे सबका देता है। देन प्रिंसिपल ऑडिटर।
So both of them can be liable, na? Very The good. Bridge Candy branch ka auditor and the principal actor. करेक्ट. सो द आंसर इज बोथ विल बी लायबल, क्योंकि दोनों को ही पैसे मिले. इसको ऑडिट पैसे मिले टू चेक दिस, इसको पैसे मिले टू चेक एवरीथिंग, तो द बोथ विल बी हेल्ड लायबल. And then the court will see on the depending on who was more negligent. The branch auditor will be prepared, and कभी कभार फॉरेन ब्रांच के लिए भी अपॉइंट करते हैं, कोई दूसरे कंट्री में होगा तो. The duties will be specified. The branch auditor will submit his report to the company's principal auditor. And all the provisions of 143 subsection 12 shall also apply to the branch auditor. मतलब अगर ब्रांच ऑडिटर ने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया तो वो भी कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए उसको? ADT 4. ADT 4. अब आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. नाउ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वी नो ICAI है. ICAI मेक्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब ये लोग के साइड में एक और कौन डाल दिया? नफरा. तो पहले क्या था, सिर्फ ICAI ही सोल अथॉरिटी थी टू मेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बट अभी क्या डाल दिया ये लोग ने? एवरी ऑडिटर मस्ट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. They are saying that while central government is going to make any auditing standards, it shall consult the recommendation of ICAI and NAFRA. तो ICAI को भी पूछना पड़ेगा और नफरा को भी पूछेंगे कि भाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में कैसे बनाना है. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स मार्केट इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट. अब सेक्शन 143 सबसेक्शन 12. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉड जो होता है, ठीक है, अगर सोचो हम लोग ने एक फ्रॉड डिटेक्ट किया, सो दो पार्ट में डिवाइड किया. इफ द फ्रॉड इज अप टू अ सर्टेन लिमिट तो क्या होगा? लेट्स सी. इफ एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द कोर्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस has reasons to believe that a fraud is involved of an amount of 1 crore or above, then he shall report it to the central government. So, अगर fraud है, fraud is of rupees 1 crore or more, तो किसको inform करना चाहिए? Intimate central government. But what if it is less than 1 crore? Less than 1 crore. ठीक है, तो बोल रहे घड़ी घड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को मत इन्फॉर्म करो. देखते अभी किसको इन्फॉर्म करेंगे. The auditor shall make a report to the central government. अब the auditor shall report to the board of directors or the audit committee immediately but not later than 2 days of getting the fraud and seek observation within 45 days. So यहाँ पे ऑडिटर को फ्रॉड लगा तो within 2 days he has to inform who? Central government. If within 2 days he has to intimate the board of directors and the audit committee seeking clarification. देखो ऐसे ही सीधा जाके तुमको वो नहीं करने का कि भाई फ्रॉड हो गया. पहले पूछो ना. You will have, what if it is not a fraud? You got your satisfactory answers. So when you feel that there is a fraud, you will have to inform the board of directors saying that, you know, can you give me a lot more details about this transaction? Then of his knowledge of the fraud, seeking reply within 45 days. तो बोर्ड को बोलेंगे कि आप लोग रिप्लाई विद इन 45 days. रिप्लाई विद इन 45 days. अब दो चीज हो सकती है.
या तो you get a reply, you got a reply, or no reply received. ऐसा हो सकता है. So let's see what will happen. On receipt of reply, he shall forward his report and the reply to the central government within 15 days of the reply. So अगर उसको reply मिला, so he got a reply. So the reply along with his report will go to the central government. Within how many days? Within 15 days from the date he receives such reply or observation. In case the auditor fails to get any reply within 45 days, then he will submit his report only. So if no reply received, then he will give his report from the end of 45 days to central government. The report shall be sent to the MCA, Ministry of Corporate Affairs. The report shall have a letterhead of the auditor and also give his membership number. It will be submitted in ADT 4. And in case of fraud involving lesser than the specified amount, तो ये जाएगा report to central government. इसके अंदर ADT 4 में होगा along with the membership number of auditor. और ये जो सब मैटर्स है ऑल्सो चले जाएगा टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो एक था ऐसा आता है ना लेटर्स, ये लेटर्स तो वो एकदम एक्टिव हो जाती है अथॉरिटीज. अब आता है कि छोटा मोटा फ्रॉड है. ओके, इट इन्वॉल्व्स लेसर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट. So if it involves a lesser than 1 crore, the report shall report the matter to the audit committee of the board within 2 working days, just like above. The report of the audit committee and this shall be enclosed. The provision of this rule shall also apply to cost audit and to secretarial audit. तो हम लोग को भी ऐसे ही एक्ट करना है अगर हम लोग को फ्रॉड मिला तो. In case of a fraud, the auditor shall report it to the audit committee and the board. तो ये अगर हुआ, intimate audit committee and the board of directors within 2 working days. The matters of cost audit अभी बात कर रहे हैं. Okay, and this actually is gone to the registrar of companies, or we can say as RD को जाता है. So let's see frauds of less than 1 crore. Reporting of fraud of less auditors are now required to report of this to the central government. For 45 days. In less than this, then you shall inform it to the audit committee. The report shall be given with the description of the fraud. To ensure more transparency, the ministry has said that each of such fraud should be mentioned in the firm's board report. तो जो भी रहेगा ये अपना board report में भी चले आएगा. Clear है ना? This is the fraud का details. Now coming to the cost audit. Cost audit क्या होता है? Very very simple. The items of cost, like for example, अगर मैं एक
कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिट, सो ये जो कॉस्ट ऑडिट है, इट इज अ ऑडिट और चेकिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस. नाउ टेल मी, अगर तुम कॉस्ट ऑडिट इट इज एप्लीकेबल टू companies with central government specifies. अगर कॉस्ट ऑडिट बोल दिया कि आपको आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या रहता है, कॉस्ट लोग इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि इनका प्रॉफिट कम दिखे, तो इसका भी ऑडिट हो जाता है. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई कॉस्ट ऑडिट कौन सी कंपनीज का होगा. डू यू थिंक कॉस्ट ऑडिट कर लिया तो तुमको फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा? It is done in addition to financial audit. तुमको तुम्हारा फाइनेंशियल ऑडिट से बैलेंस शीट चेक करता है. ये क्या देखता है, तुम्हारा कॉस्ट शीट. प्रोडक्ट जब तुम बनाते हो, तुम बोलते हो कि 4 रुपए में बना, 5 रुपए में बना, तो कॉस्ट, दिस इज डन बाय कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट. और इसके फॉर्म्स होते हैं CRA 1, 2, 3 and 4. ओके. नाउ ये सेक्शन 148 में दिया है, अंडर सेक्शन 148. इसके फॉर्म्स कौन से हैं? Anyone remember? CRA 1, 2, 3, 4 क्या था? One was cost records किस फॉर्मेट में मेंटेन करना. CRA 2 क्या था? When you appoint a cost auditor, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दे तो हम लोग को CRA 2 के अंदर फाइल करना है. उसको जब अपॉइंट किया तो वो अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, और ये एक बार रिपोर्ट बनाएगा तो दिस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन CRA 4 to CG. यहाँ तक समझ में आया? फिर नेक्स्ट secretarial audit. Now, role of company secretary. This also you can mark it as important. Scope of secretarial audit. What all you will check. Need for secretarial audit. Now, Companies Act के अंदर, under Companies Act, there are different kinds of audits specified. ठीक है. The audit जो है, एक है फाइनेंशियल ऑडिट, फिर तुम्हारा आता है कॉस्ट ऑडिट, फिर यू कुड से तुम्हारा इंटरनल ऑडिट, then comes your secretarial audit. ठीक है. Audits under Companies Act. Now, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट तुम्हारा सेक्शन 138 के अंदर दिया. फाइनेंशियल ऑडिट इज गिवन अंडर सेक्शन 139. कॉस्ट ऑडिट कौन से सेक्शन में है? 148. एंड लास्ट में सेक्रेटरियल ऑडिट इज गिवन अंडर सेक्शन 204. ठीक है. If I see financial audit देखा हम लोग ने, it is also called as balance sheet audit. Cost audit क्या होता है? Cost audit of the cost of product and services.
सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? इट इज अ ऑडिट ऑफ द laws of the company, whether the laws are complied or not. This will come again in detail, but you have to read it with rule 9, which says कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है. सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल जिसकी कंपनीज 50-250 याद रखना पड़ेगा. 50 करोड़ का पेड अप कैपिटल एंड 250 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो सेक्रेटरियल ऑडिट रहेगा. एंड सेक्रेटरियल ऑडिट में MR3 के अंदर तुम्हारा सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जाता है. एंड दिस MR3 विल बी अटैच्ड टू योर बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134. Clear it ना? And it is a audit of the laws of the company. Clear it ना? Internal audit क्या होता है समझते हैं. जब हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं उसके पहले एक इंटरनल ऑडिट कोई कंपनीज को कराना पड़ता है. सो इंटरनल ऑडिट इज डन बाय whoever the board feels competent. So it could be a chartered accountant, could not be a chartered accountant. They do a audit. ये जो ऑडिट होता है ये ऑडिट इज चेक्ड बाय द फाइनेंशियल ऑडिटर, also called as the external auditor. This external auditor will check whether you have complied with all the laws or not. So this is about internal audit. इसका threshold भी बहुत ही simple है loan करने के लिए. If you see, let's read the first is T. So not all companies have to get a internal audit. Only the following companies have to follow internal audit. The code is TOPT. TOPD. तो इसके अंदर क्या है? If the turnover is 200 crores or more और उसका हाफ लो तो loans outstanding और TLPD. Loans are 100 crores or more. P is your paid up capital crores, 50 crores or more, or the deposits is 25 crores or more. So 200 का half 100, 100 का half 50, 50 का half 25 crores. So if a public company, तो all listed companies को internal audit कराना पड़ेगा. All public unlisted companies अगर TLPD में hit हो रहा है और प्राइवेट कंपनी जिनका सिर्फ TLE दिया 200 एंड दिस, ये लोग के ऊपर ही अप्लाई होगा. दिस चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर यू कैन अप्लाई टू द रीजनल डायरेक्टर इफ यू वांट टू चेंज योर फाइनेंशियल ईयर along with the justification in form RD1. This is just read. This is how to change your financial year. Apply to the RD in the specified RD form 1 form. Sir, is Rule 40 important? No, Rule 40 is also not important and Rule 41 is cancelled. ये एक अलग chapter में आ जाएगा. That is it and the chapter is done.